अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खैर खबर द बलूचिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सज्जाद बुखारी। अरसे दराज से बलूचिस्तान एक तरफ गूनागूं मसाइल का शिकार है। बलूचिस्तान की जो तामीर व तरक्की है उसके दावे किए गए, वफाकी सतह पर बहुत किए गए, मौजूदा हुकूमत ने भी बहुत दावे किए, लेकिन अब तक बलूचिस्तान के हालात जूं के तूं हैं। और बदकिस्मती ये है कि एक तरफ पहले से हालात महरूमियाँ और दूसरी जानिब एक और बड़ी कुदरती आफत ने बलूचिस्तान को घेर लिया और अब तक एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अरबों रुपए के बागात पानी बहा के ले गया। और जो कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, नसीराबाद डिवीज़न, सिब्बी डिवीज़न और कुछ उसमें हमारे जोब डिवीज़न के भी इलाके शामिल हैं, तोबा काकड़ी, तोबा चकजई, इसके अलावा किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग और उससे मुलिका इलाकों में जो तबाहकारियाँ हैं वो इस वक्त यही कह सकते हैं हर आग अशबार है। लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जही जो है इसमें उसका जिक्र करना ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस वक्त जो इकदाम कर रही हैं वो सेटिस्फैक्ट्री एक एलिमेंट जो नज़र आता है ये पब्लिक में वो नहीं नज़र आ रहा। और बैनुल अक़वामी सतह पर भी बात की जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें इजलास के सिलसिले में मौजूद हैं। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, साइड लाइन पर मुलाकातें हुई हैं। सदर जो बाइडन से मुलाकात की है वज़ीर आज़म ने, इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई है और इसके अलावा डोनर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ही उस हॉल में एक डोनर कॉन्फ्रेंस होगी जो कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की तबाहकारियों का जिसमें जिक्र होगा। बलूचिस्तान के हवाले से इसलिए भी बात करते हैं क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त जो हैवी रेनफॉल हुआ है और जो हैवी फ्लड आया है उसके क्या मज़ीद नुकसानात आने वाले दिनों में हमें क्या ख़तरात लाक हैं, क्योंकि माजी की तलखियाँ, माजी के तल्ख तजर्बात हमारे सामने हैं, लेकिन हमने उससे कुछ सीखा नहीं है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है और उसके लिए जो एक सबसे बड़ा अमल है वो है कंपनसेशन का। बार बार ये बात की जा रही कि एड दिया जाए, एड दिया जाए, लेकिन हम ये समझते हैं कि इसे एड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसे कंपनसेशन कहा जाना चाहिए। क्योंकि G20 ममालिक जो कि इस वक्त कार्बन इमिशन में सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान 0.8% कार्बन इमिशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन छठे नंबर का मुल्क है जो कि क्लाइमेट चेंज की तबाहकारियों का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान के हवाले से स्पेसिफिक इसलिए बात करेंगे कि बलूचिस्तान में सैलाब आया और गुजर गया। कुछ जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड्स हैं जिसमें नसीराबाद डिवीज़न, सिब्बी डिवीज़न के कुछ इलाके हैं, जलमक्सी और गंदाखा वगैरह, जहां अब तक पानी रुका हुआ है। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से बहाल करना, रिहेबिलिटेशन, हमारे कैपेसिटी इश्यूज़ हैं। हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पहले ही 600 रुपये बजट करोना रोती है कि हमारे पास बजट ही नहीं है और जो थोड़ा बहुत बजट हमें मिलता है वो तनख्वाहों की मद में ही चला जाता है। डेवलपमेंट कहाँ से होगी? इन तमाम तर मामलात को ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर रहमतुल्लाह काकड़ साहब, आप मरकज़ी रहनुमा हैं JUIFA के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन किया है नादिर गुल बड़ेज साहब ने। आप CEO हैं पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फ़ंड के। नादिर गुल बड़ेज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें कोयटा से ज्वाइन किया। इस वक्त आप कोयटा में मौजूद हैं और पिछले कई दिनों से आप फील्ड में मौजूद हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और आंखों देखा हाल भी आपसे सुनेंगे। और ओवरऑल जो PPAF का रोल है इस वक्त, किस तरीके से ये गुर्बत की लाइन के नीचे जो ज़िंदगी, पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको कैसे उनकी रोज़मर्रा मामूलात को बहाल किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। रहमतुल्लाह काकड़ साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, नादिर गुल बड़ेज साहब की तरफ भी जाएंगे। बलूचिस्तान की महरूमियों की हम अक्सर बात करते हैं, महरूमियों का अजाला भी करना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमारे सियासतदान भी इसमें मौरूद इल्ज़ाम हम उनको ठहरा सकते हैं, चाहे जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हों। जब वो इक़्तिदार में बैठती हैं तो उनको नज़र आ रहा होता है कि जी वफाक भी बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग भी हमारी बहुत अच्छी है। अभी तक बलूचिस्तान से एक मौसर आवाज़ नहीं उठी है कि हमारे कैपेसिटी इशूज़ हैं, खुदारा हमारे इस मसले को हल किया जाए और बलूचिस्तान में फौरी तौर पर रिहेबिलिटेशन का अमल शुरू किया जाए, क्योंकि रेस्क्यू से और रिलीफ से तो हम काफ़ी हद तक निकल गए हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि रिलीफ का भी एक बहुत बड़ा मरहला रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, हम लावारिस हैं, हमारा सुबह हम जिस कस्म पुरसी की हालत में हमारा सुबह सर्वाइव कर रहा है, या हमारी जो एक आम आदमी की इकोनॉमिकल लाइफ है जो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर या काश्तकारी पे है, वो हिचकोली कर रही है। मैं बस ज़्यादा बर्स कर रहा हूँ कि वहाँ की असम्बलियों में जो हमारे दोस्त बैठे हैं उनको इस वक्त भी 50-50 करोड़ रुपए सालाना PSDP से नवाजा जा रहा है, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो हवा में ही उड़ जाएंगे
और ग्राउंड पे आपको 5-10% नजर आएगा। कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी जितनी, मैं बस बारहा इसका जिक्र कर चुका हूँ, हमारी 28 या 32 जो इंफॉर्मेटिव एजेंसीज हैं या जो हमारे और एंटी करप्शन के इदारे हैं, नैब के इदारे हैं, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि उन पे आई वॉच जो है वो रखनी चाहिए और उनसे हिसाब तलबी होनी चाहिए। हमारे कोलीग हैं, दोस्त हैं, मेहरबान हैं, हमारे सीएम साहब, उनकी खुद अपनी पार्टी के एक मेंबर उस दिन फरमा रहे थे कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि अगर उनको कभी बलूचिस्तान का दौरा करना हुआ तो अज़राए खुदा दिन को दौरा न करें, रात को दौरा कर लिया करें, दिन को हमें होश नहीं होता। किस दुनिया में हम रह रहे हैं? बलूचिस्तान इस मुल्क का 43.56% ग्राउंड पे है। आपकी इम्पोर्टेंस, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस देख लीजिए आप। चाइना जैसे एक सुपर पावर ने जो यहाँ, मैं बहुत बसद एहतराम सेनेटर रहमत काकड़ साहब, आप ज़ाती तौर पे आपकी शख्सियत के हवाले से हम बात करें या ओवरऑल हम बात करें, आपकी जमात पर अब तक कोई ऐसी एलिगेशन नहीं है मरकज़ी सतह पे या हम कोई ऐसी बात करें, लेकिन आपने जिन दोस्तों का जिक्र किया और आपने कहा कि असम्बलियों में बैठे हैं, रात की तारीकी में ही ज़्यादा आना, विज़िट करना बेहतर है। बदकिस्मती हम कह सकते हैं, अभी तक तो मुझे बलूचिस्तान में अपोजिशन नज़र नहीं आई। बज़ाहिर तो एक ही JUI हमें नज़र आ रही थी जो कि अपोजिशन कैसा थी, लेकिन आप लोगों ने भी रात की तारीकी में उनके कैबिनेट का हिस्सा या शराकत दारी का फैसला किया। जनाब अली, ये सच है। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने? बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। हम या जो भी दोस्त जिस भी पार्टी से हैं, हमें पहले पर्सनल इंटरेस्ट को या जो अंग्रेज़ी में वेस्टेड इंटरेस्ट, मखसूस मफादात हैं, उसको महफूज करना है ताकि हमारे भाई बेटे, हमारे चमचे कड़चे यसमैन, उनकी जेबें हम भर सकें। और ख़ुद जब हम मोटरसाइकिलों पे आए थे और इस वक्त बुलेट प्रूफ क्रूजिंगों की फ्लीट में जाते हैं और हमारी हर एक की जो एसेट्स हैं पाकिस्तान के हर उसमें, तो हम बिलियन ऑफ रुपीस के जो बेंगलोर में रहते हैं, ये कहाँ के पैसे हैं? ये 35-50 हज़ार रुपये तनख्वाह के पैसे हैं। ये तो सब इस करप्शन के पैसे हैं। तो जब आपने उनको फ्री हैंड दे दिया है तो फिर सैलाब को कौन, उसके जो एग्रीव्ड लोग हैं उसको कौन पूछता है? इस वक्त 4-4 फुट, 5-5 फुट, 3-3 फुट पानी में लोग झुग्गियों में एक मिट्टी के टेले के ऊपर बैठे हैं। सूबे का जो अरसे दराज से महरूमियों की बात करता है, इस महरूम सूबे का और एक गरीब सूबा तो नहीं कह सकते, मादनी वसाइल से मालामाल है, लेकिन इस बदकिस्मत सूबे में अपोजिशन नहीं है, ये एक और बड़ी बदकिस्मती है। ये ऑल बाय डिजाइन है कि जी बस थोड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस डिजाइन। आई एग्री, वेरी मच एग्री विद यू, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? मैं चाहता हूं कि इसमें नादिर गुल बड़ेज साहब से, क्योंकि डेफिनेटली हम पॉलिटिकल साइड पे तो उनसे बात नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इस टाइम रिलीफ के हवाले से और चैरिटी के हवाले से, पॉवर्टी के हवाले से हम बात करेंगे कि इस वक्त क्या मुश्किलात हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में, अंदरून सिंध भी आप गए, जनूबी पंजाब में भी आप मौजूद रहे और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं PPAF। क्या रोल है PPAF का और ख़ुद किस तरह नादिर गुल साहब ने अपनी आंखों से हालात देखे, वो क्या थे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान की हालिया तबाहकारियों के हवाले से। नादिर गुल बड़ेज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पाकिस्तान PPAF यानी पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड के। नादिर गुल बड़ेज साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इनवाइट करने का। इनफैक्ट जो सवाल आपने किया है, मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि 17 जून से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं फील्ड के अंदर गया हूँ, मैंने देखी है और हालात यकीनन बहुत ख़राब है। लेकिन एक चीज़ ऑन अ पॉजिटिव नोट मेरा ख्याल है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को, नेवीज, पुलिस, हमारे जो सिविल सोसाइटी के जो इदारे थे, मुखैर हजरात थे, उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दी है।
और मेरा ख्याल एक पाकिस्तानी कौम की एक ये अच्छी खासियत है कि जब भी इस किस्म की मुश्किल आती है तो वो बढ़ चढ़ के कोशिश करते हैं कि अपने बहनों और भाइयों की मदद करें। तो मेरा ख्याल ये कि ये जज्बा तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ तक बात है कि लोगों की नीड्स क्या है, ज़रूरियात क्या है, तो ज़रूरियात चूंकि कैटास्ट्रोफी बहुत बड़ी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई 500% ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रेन्स हुई हैं इस साल मानसून में, और उसके साथ जो क्लाइमेट चेंज का एक इफेक्ट है जिससे ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है। तो ये ग्लेशियर मेल्टिंग और हैवी रेन्स ये दोनों क्लब होगी एक ही जगह पे, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही आई और ऑलमोस्ट 40% हमारा मुल्क जो है वो सैलाब की नजर हुआ और 17 लाख घराने इसमें अफेक्ट हुए। 12,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क इसमें डैमेज हुआ। 370 के करीब इसके अंदर ब्रिजेस गए हैं और कोई 1500 से ज्यादा करीब लोग शहीद हुए हैं इसके अंदर। जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो अभी करंट क्राइसिस है उसमें यही है कि ये वाहिद कैटास्ट्रोफी है जो मैं समझता हूँ कि नॉर्मली पिछले अगर 60 सालों का आप रिकॉर्ड देख लें तो 40 से 50 दिन की हैवी रेन्स रिकॉर्डेड है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये कैटास्ट्रोफी 17 जून से शुरू हुई है और 17 सितंबर तक ये चलती रही है। तो ये ऑलमोस्ट 90 डेज का पूरा स्पेल था जो क्या है। तो डिवास्टेशन बहुत ज्यादा है, जरूरियात बहुत ज्यादा है, और मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान की अपनी जो माशी कंडीशन है, जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, उसमें यकीनन हुकूमत के लिए भी चैलेंज है कि इस रिहेबिलिटेशन कैसे लेके आगे बढ़े। और लोगों की हालत यकीनन पहले से ज्यादा खराब है। एक तरफ तो जो इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ी थी उसमें गरीब लोग पिस रहे थे, और उसके साथ साथ अब उनके पूरे घर, खेत खलियान, लाइव स्टॉक चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। और इस कैटास्ट्रोफी में अब 3 महीने के बाद भी हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ एरियाज जो हैं, जैसे आपने बताया कि साउदर्न बलूचिस्तान का जो कैनाल इरिगेटेड एरिया हमारा नसीराबाद डिवीजन, सिबी डिवीजन, सिंध जो है ना, सिंध के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं और इनमें 3 महीने लगेंगे इसको ड्राई होने में। उसके बाद ही लोग अपने घरों को जा सकेंगे। इसका मतलब ये कि अभी 3 महीने तक तो रिलीफ की जरूरत है। आपको उसमें लोगों को खुराक प्रोवाइड करनी है। सेहत के बड़े मसाइल हैं जो कि अभी उठ रहे हैं क्योंकि चारों तरफ पानी है। तो मलेरिया है, डायरिया है, गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स हैं, स्किन के डिजीज हैं, तो ये बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते जाएंगे। तो इसमें हेल्थ की रिक्वायरमेंट है लोगों की कि उनको कैंप लगाए जाए, उनको ट्रीट किया जाए। इसके अलावा शेल्टर का गैप है। मैं अभी लसबेला होके आया हूँ और वहाँ पे 9,000 करीब घर कम्प्लीटली डैमेज हुए हैं। उसमें स्टिल जो मेरी डिस्कशन वहाँ पे हुई है लोगों के साथ, तो 40-45% अभी भी टेंटों की नीड है। राशन वहाँ पे चूंकि कराची नजदीक है, लोगों ने बड़ा जनरसली सपोर्ट किया, तो राशन वहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो हमारे दूसरे बेल्ट हैं, सिंध का एरिया है और जाफराबाद, नसीराबाद, सिबी डिवीजन के जो एरियाज हैं, इसमें जहाँ पानी खड़ा है वहाँ पे स्टिल लोगों को खुराक की जरूरत होगी, वॉश की जरूरत होगी। इसके अलावा लाइव स्टॉक की वैक्सीनेशन की जरूरत होगी, टेंटों की जरूरत है। फिर जो पॉपुलेशन डिस्प्लेस होगी है उसके लिए आपको वाशरूम बनाने हैं ट्रांजिशनल, उनको पानी की सप्लाई आपने देनी है। NFIs की बहुत जरूरत है। लोगों का सामान बैग गया घर का, आप राशन देते तो पकाए किस चीज में, उनको चूल्हे की, दे की, इन चीजों की जरूरत है। सर्दी आ रही है, आपको पता है कि कुछ हमारे जो अगर स्वाब को आप लेते हैं या बलूचिस्तान के कोयटा ले लेते हैं, कुछ एरिया लेते हैं, तो यहाँ पे सर्दी शदीद होती है। किला सैफुल्लाह भी है, किला अब्दुल्ला भी है उसके अंदर। यहाँ पे लोगों को विंटराइजेशन टेंट की जरूरत होगी। तो ये तो रिलीफ की रिक्वायरमेंट है इस वक्त जो हमें अरेंज करनी है, और गैप्स मौजूद हैं इसके अंदर। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि एक तो सबसे अच्छा इकदाम जो हुकूमत ने किया है वो जो 5 लाख रुपए फुली डैमेज घरों को के लिए दे रहे हैं। उसमें लसबेला में मुझे बताया डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है सर्वे। उसमें यह कि लोगों का अगर ये 5 लाख रुपए की ग्रांट मिल जाती है तो कम से कम अपने घर बनाना शुरू कर देंगे। उसके साथ अच्छा नादिर गुल साहब, ये आपने बड़ी एक चौंका देने वाली बात की है। डेफिनेटली जब भी कोई डिजास्टर आता है तो रेस्क्यू और रिलीफ का अमल फौरी तौर पर इमीडिएटली ये सबसे पहले किया जाता है। अगर तो हम ये सेकंड फेज से भी नहीं निकले, थर्ड फेज इज मोस्ट डेंजरस, यानी और हमारे लिए वेरी डिफिकल्ट। कैपेसिटी इश्यूज है, फाइनेंस के इश्यूज हैं, इंटरनेशनली अभी बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई, आपको भी पता है डोनर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो अभी तक तो हम रिलीफ से नहीं निकले, जैसा कि आपने लसबेला का बताया कि अभी तो वहां पे 45% टेंटों की जरूरत है। सर्द मौसम आ रहा है, हमारे तोबा का इलाका जो है वहां पे शदीद सर्दी पड़ती है, फिर किला सैफुल्लाह, मुस्लिम बाग में शदीद सर्दी पड़ती है। कई इलाके ऐसे हैं जिनमें फौरी तौर पर हमें शेल्टर्स, ब्लैंकेट्स और इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट है। अर्ली रिकवरी जो है, जहां से पानी गुजर गया मेरे ख्याल है वहां पे अर्ली रिकवरी भी स्टार्ट हो सकती है।
जैसे जितने स्कूल हमारे डैमेज हुए हैं, उसके अलावा जो हेल्थ फैसिलिटीज डैमेज हुई हैं, वहाँ पे जो पब्लिक सर्विसेज अफेक्ट हुई हैं, हमें जो है दोबारा जो कम्युनिटी लेवल के ऊपर स्ट्रीट पेमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल ये कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे हमें काम करने की जरूरत है। तो एक तो ये चाहिए कि हमें इमीडिएटली जो गांव के सतह के रोड है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन पे काम शुरू हो, ताकि एक तो लोगों को रोजगार मिले, दूसरा ये कि लोगों को घर का बेंचमार्क मिल जाए कि अब इसके बाद घर इतने ऊंची 5-6 फुट ऊंचाई पे ही बनाने हैं, तो वो रोड उनको एक बेसिक लेवल दे देगा कि इसके ऊपर ही घर बनने हैं। तो मेरा ख्याल इसकी और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम की बहुत बड़ी नीड होगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, आपको पता है कि हमारी एग्रो नेशनल इकोनॉमी है, हम 80% डिपेंडेंट है लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर के ऊपर। तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्यूबवेल डैमेज हुए हैं उसकी रिहेबिलिटेशन की बात। तो ये नादिर गुल साहब, इसकी कंपनसेशन कैसे होगी? जिस तरह आपने लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर की बात, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी तो डेफिनेटली ओवरऑल अक्रॉस द कंट्री, अगर हम पंजाब और सेंट्रल पंजाब की बात करें या नॉर्थ पंजाब की भी बात करें, लेकिन बलूचिस्तान टोटली डिपेंड करते हैं कि हमारे नसीराबाद और सिबी डिवीजन को बीच में से निकाल दें। थोड़ा बहुत अगर हमारे पश्तून बेल्ट में कहीं हमें एग्रीकल्चर जरा बराबर नजर आता है तो वो हरनाई में यानी सिबी डिवीजन में नजर आता है। तो फिर ये लाइव स्टॉक और कह रहे 2 लाख के करीब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मवेशी बह गए हैं, ये कंपनसेशन कैसे होगी नादिर गुल साहब? देखिए जी, ये तो हुकूमत करना पड़ेगा। केपी हुकूमत ने अभी अनाउंस किया और उन्होंने बड़ा अच्छा पैकेज दिया जिसमें शेल्टर के लिए उन्होंने अमाउंट रखी है। इसके अलावा जिनके लाइव स्टॉक पैरिश हो गया उसके लिए उन्होंने सपोर्ट रखी हुई है। तो मेरे ख्याल ये जो असेसमेंट हुई है, हुकूमत बलूचिस्तान को भी चाहिए कि ये कंपनसेशन पैकेज जरूर इसके अंदर रखें। और दूसरा यह है कि अभी जिन इलाकों से पानी निकल गया, हमें इमीडिएटली हमारी बहुत सारी फूड बास्केट जो है फ्लश आउट हो गई है, तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा फार्मर को लैंड लेवलिंग के लिए, उसके साथ साथ सीड है, फर्टिलाइजर है उसके ऊपर। तो ये तो गवर्नमेंट कंपनसेशन देनी पड़ेगी। आज मैं देख रहा था कि शायद बलूचिस्तान काबीना के भी इजलास हुए जिसके अंदर उन्होंने कुछ अमाउंट एलोकेट किया फार्मर्स को सब्सिडी देने के लिए। तो ये तो करना पड़ेगा, ये सपोर्ट देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको पीपीएफ के हवाले से बता दूं कि हम जैसे ये फ्लड शुरू हुआ तो पीपीएफ पहला इदारा था जिसने रिस्पॉन्ड किया। हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन पूरे पाकिस्तान में कोई 130 सिविल सोसाइटी के इदारे हैं। तो हमने इसमें इनिशियली 250 मिलियन का एक 13 डिस्ट्रिक्ट में रिलीफ का एक पैकेज हमने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया और कोई 80,000 खानदानों को हम ये सपोर्ट दे रहे हैं। इसके बाद अभी हम अर्ली रिकवरी रिहेबिलिटेशन के ऊपर कुछ डोनर ने हमारी सपोर्ट की है, कुछ हमारे अपने रिसोर्सेज हैं। तो उसमें होपफुली हम कुछ एरियाज को के अंदर जो हम अर्ली रिकवरी और रिहेबिलिटेशन पे भी इसी महीने काम शुरू कर देंगे, ताकि लोगों का जो लाइवलीहुड है वो भी रेस्टोर हो, जो सोशल सेक्टर सर्विसेज है वो भी स्ट्रेंथन हो। तो पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड हम हर आफत में हुकूमत के पाकिस्तान के साथ मिलकर हमने काम किया है। हमने जो 2005 का अर्थक्वेक था उसमें 1,20,000 करीब सेस्मिक घर बनाए थे उस वक्त। हमने 2008 का जो जल्जला था बलूचिस्तान का, जो 2010 का फ्लड था, 2013 का फ्लड आया है, तो जितना भी हरनाई का जो हुआ था अर्थक्वेक रिसेंटली, इसके अलावा पीरको में जो कॉलरा इरेप्ट हुआ था, तो पीपीएफ ने हर वक्त सपोर्ट किया है इन तमाम इजला के अंदर पूरे पाकिस्तान में। जी बिल्कुल ठीक है। नादिर गुल बड़े साहब दोबारा आपकी तरफ आते हैं। हमारे साथ सरदार सर बुलंद जोगिज़ई साहब मौजूद हैं। आप जॉइंट बल्कि अब आप इस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। और मीरवाइज खान खिलजी ने भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया। आप सहाफ़ी हैं और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर आपकी गहरी निगाह होती है, आपका भी बहुत शुक्रिया। सरदार साहब बताइएगा, एक तरफ तो हमने नादिर गुल साहब से उनकी जो पीपीएफ के हवाले से बात की और उन्होंने जो अपनी आंखों देखा हाल था वो हमारे सामने रखा, लेकिन ये बताइएगा कि लोरलाई और आपका जो खास तौर पर आपकी कंस्टिट्यूएंसी है या जो आपका हल्का है उसकी क्या सूरत हाल है? क्या हुकूमत ने कोई तवज्जो दी है इस जानिब या कुछ काम शुरू हुआ है? आप समझते हैं रिलीफ का अमल मुकम्मल हुआ है आपके इलाके में या बलूचिस्तान में जहां तक आपने देखा या पहुंची? डॉक्टर साहब बहुत बड़ी मेहरबानी कि आज आपने हमें इतना अहम इशू पे आपने प्रोग्राम में लिया है। मैं आपको इस बात बताऊं कि बलूचिस्तान में जब से सैलाबी सूरत हाल बनी है तो इसमें आज तक जो हमारे पार्टी के दोस्त है, बाकायदा हमने हर जिले में पार्टी सदूर उसके साथ कमेटी तरतीब दी थी कि जहाँ पे भी पार्टी की सतह पे हमारे साथी फिर उन लोगों तक पहुंचे जो अफेक्टेड इलाके हैं और हुकूमत के साथ बातें करें। मगर बदकिस्मती से बलूचिस्तान की हुकूमत का तमाम बलूचिस्तान जितने भी अजला है वहाँ पे अभी तक फूड के प्रॉब्लम हो रहे हैं, लोगों तक खुराक कोई वहाँ तकलीफ पहुंच सके हैं।
वहाँ पे बीमारियां उठ चुकी है, लोग टेंट भी कहीं पे नहीं है। तो ये इस दफा इतने बड़े आफात में बलूचिस्तान की हुकूमत की नाअहली इससे साबित होती है कि तमाम अजला के लोग रो रहे हैं। और आज नसीराबाद डिवीजन उसकी यह हालत है कि लोग रोडों पे हैं और वहां पे भी टेंट की कमी है, वहां पे लोग टेंट नहीं मिल रहे हैं। और वहां पे जो सबसे अहम चीज है कि लोग खुराक की तलाश में दर बदर घूम रहे हैं। और इस दफा सबसे बड़ी कमजोरी हुकूमत की ये है कि उन्होंने आज तक एनजीओ को भी मोबिलाइज नहीं किया है। कम से कम पहले दौर में इस तरह होता था, जब वो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन होते थे, मुख्तलिफ इदारे होते थे, उनकी फूड्स और नॉन फूड आइटम पे उनका बड़ा गिरफ्त होता था और वो तमाम जिलों में बाकायदा डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। मगर इस दफा इतने बड़े आफात में एनजीओ कभी कहीं भी नाम निशान नजर नहीं आ रहा है। ठीक है सरदार साहब, आपने तो बिल्कुल चार्जशीट कर दिया है मीरवाइस और कहा है कि भाई जो बलूचिस्तान हुकूमत के की अदम तवज्जही है, एनजीओज को मोबिलाइज नहीं किया है, मोटिवेशन कहीं नहीं हो रही है, कैंपेन कहीं कोई अवेयरनेस कैंपेन वहाँ पे नहीं चली है बलूचिस्तान में, अभी तक टेंटों की ज़रूरत है। तो अगर ये सूरत हाल रही तो फिर ये रिहेबिलिटेशन के लिए तो फिर मुद्दतों दरकार होंगी। देखें, फिर हम छोड़ दें लोगों को अपने बेयारो मददगार। देखें, मैंने एक महीना पहले मैंने और आपने इससे एक पश्तो प्रोग्राम किया था और हमारी बात वैसी थी, और महीने बाद हम बैठे में स्टिल वी आर डिस्कशन वही चीज़ जो हम वहाँ डिस्कस कर रहे थे, महीने बाद भी वही डिस्कशन है। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है ना, वो डिज़ास्टर क्या आने था हम पे खुद डिज़ास्टर इन्वॉल्वमेंट में हो जाते हैं। ये कितना गंदम ज़ाया हो चुका है। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है डिपार्टमेंट है, वो बनाया इसलिए जाता है कुदरती आफात के लिए, कुछ हो जाए, कभी न कुछ इस तरह की सिचुएशन है। अब अगर आपको उनके डिपार्टमेंट की तरफ से ये चीज़ आए कि अचानक से ये हो गया, तो डिज़ास्टर तो कोई टेलीग्राम देता नहीं है कि आपको पहले से टेलीग्राम हो कि हमने 2 महीने के बाद ये काम होना है, तो तभी तो होता है। और दूसरा मैं कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट भी और स्पेशली बलूचिस्तान गवर्नमेंट सोई हुई है, जहाँ सिंध पंजाब में फिर भी जो एनजीओज हैं वो काफ़ी इफेक्टिव है, वो काम कर रहे हैं। एक तो हमने उनको मोटिवेट नहीं करा है, उनकी डाइवर्जन, उनकी जो फोकस है वो अपने बलूचिस्तान की तरफ कर नहीं पाए। यानी कि अब जब डिज़ास्टर आया हुआ 3 सूबों में, 4 सूबों में, तो हर किसी की कोशिश है कि मैक्सिमम वो अपने प्रोविंस को दे सके। हमारी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का मसला ये है कि वो उनको, जो गवर्नमेंट तो है वो तो है, जो एनजीओज हैं उनको भी फोकस नहीं कर पाए, अट्रैक्ट नहीं कर पाए, उस जगह पे हम नहीं पहुंच पाए। और हम जो अभी 3rd फेज़ में हमें दाखिल होना था, हम स्टिल हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अभी जब इन लोगों ने कहा था कि काफ़ी लोगों में सप्लाई नहीं हो सकी, सप्लाई तब होती है जब आपके पास डेटा अवेलेबिलिटी होती है। आप अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि किस जगह पे कौन सा जगह ज़्यादा मुतासर हुई, कितनी, कहाँ पे हमें क्या सप्लाई देना है। या तो किसी जगह पे टेंट्स बहुत ज़्यादा चले गए, किसी जगह पे फूड बहुत ज़्यादा चले गए। मिस मैनेजमेंट अभी भी हो रही है। तो जब तक आपको आइडेंटिफिकेशन की भी मौजें लग गई, उन्होंने 2600 रुपए का आटे का थैला बेचना शुरू कर दिया बलूचिस्तान को। आप तो वही कह रहा हूँ कि जो कुदरती आफात है उससे तो ठीक है, वो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मगर क्या आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते कि आपके टेंट्स जो है ना बाजार में ना बिकें? क्या जो आपकी टमाटर जो और प्याज है उसको कंट्रोल कर सकें? क्या जो हमने जो आटा है वो जो सारा कुछ हम सेव करते जा रहे हैं, क्या उसकी प्राइस कंट्रोल कर सकें? अब ये जो है ना, कुछ चीज़ें तो नहीं कंट्रोल हो सकती, मगर जो हो सकती हैं, क्या उस पर आपका कंट्रोल है? अगर उस पर भी कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब है आपकी अपना जो कारकर्दगी है वो बड़े। लेकिन एक अच्छा गुडविल जेस्चर भी नजर आया है और एक बड़ा पॉजिटिव साइन भी है। नादिर गुल साहब ने भी यही बात की कि मुखय्यर हजरात अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काम किया, एफसी ने, और डेफिनेटली हमने देखा कि रेस्क्यू के अमल में हमेशा हम तो वैसे उनको हर वक्त तनकीद का निशाना बनाते हैं और करते, हम जहाँ तनकीदी पहलू होते हैं उसका जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन हमारी एक और गलत अप्रोच है कि हम जहाँ इस तरह का रिलीफ का अमल होता है, ये रेस्क्यू का अमल होता है, जब वो अपनी जान पर खेल कर ये रेस्क्यू के अमल करते हैं। हमारे 6 शोहदा भी हैं ऑलरेडी लसबेला में, जो इसी रेस्क्यू के अमल के दौरान जो है उन्होंने जाम शहादत नोश की है। तो हम याद क्यों नहीं करते? हमने उनको भी तो जिक्र करना है। नहीं। जो मुखय्यर हजरात काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बलूचिस्तान में से जो काम कर भी रहे हैं। नहीं, देखिए, जो पाकिस्तान की अवाम है ना, वो दुनिया में मानी गई है कि जब भी कोई इस तरह की कॉज आए, या सबसे बाहर ममालिक से नहीं, हम खुद ही खड़े में ज़्यादा हेल्प हमारी अपने लोगों की तरफ से, चाहे वो बाहर ममालिक में हो या पाकिस्तान में हो।
ये आइडेंटिफिकेशन मार्क हो चुका है पूरी दुनिया में कि खैरात ज़कात जो है ना वो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा करते हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, सारे ही मानते हैं। और इस तरह आपने कहा है कि हमारी आर्मी और FCA एहलकार ने मदद की है, बिल्कुल उसको तो मतलब जहाँ पे हम तनकीद करते हैं काफ़ी जगहों पे, यहाँ पे हम बिल्कुल मानते हैं। और हमारी ये गिला भी रहा है कि अगर आप बाकी जगहों में इस तरह की रिलीफ्स में सबसे फ्रंट पे होते हैं तो कुछ जगह पे उनसे अगर मिस्टेक भी हो जाते है उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। उन्होंने काफ़ी मेहनत की और जो कुछ हो रहा है आज का अभी तक वो हो भी उन्हीं की तरफ से रहा है। मतलब अगर गवर्नमेंट की डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के देख ली कहीं नजर नहीं आपको आएगी, जहां भी नजर आएगी या तो आपको FCA एहलकार नजर आएगी, या तो पैरामिलिट्री फोर्सेज या हमारी नेवीज नजर आएगी, पुलिस नजर आएगी, वही नजर आती है और काम उन्हीं की तरफ से हो रहे हैं। अगर किसी इसके अलावा है तो वो मतलब मेरे जैसे आप जैसे जो हमारी लोकल कम्युनिटी है वो अपनी मदद आपके तहत जो कुछ कर रहे हैं वही आपको नजर आएंगे। बजाते खुद गवर्नमेंट वो आपको इस वक्त कहीं जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सरदार साहब? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पे ये बदबख्ती है, PDMA को जब तक जिस इलाके का MP है उसको ना कहें कि यहाँ पे, और वो सिर्फ वहाँ पे जो राशन तकसीम हो रही है या टेंट तकसीम हो रही है वो मेरिट की बुनियाद पे नहीं है, वो उनके अपनी जाती लोगों को तकसीम कर रहे हैं जो MPS के इलाके हैं। तो ये MPS की पूरी तकसीम हो रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि डिजास्टर DG को आप कहें कोई भी इलाके में हो कहता है। सरदार साहब अगली दफा कोशिश करें कि बलूचिस्तान असेंबली में 2-4 आपके भी MPs आ जाएं। नहीं, हम हमारे अगर आ भी जाए तो इंशाल्लाह हम इस तरह नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। हमारा हुकूमत आएगा और उसमें हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे जो अफेक्टेड इलाके हैं, हम किसी MP को नहीं मानेंगे, ठीक है, अफेक्टेड इलाके तक पहुंचाएंगे। ठीक है सरदार साहब, बड़ा एक अहम नुक्ता है आपका। मैं चाहता हूं रहमत काकड़ साहब को भी साथ में शामिल कर दिया जाए। CM सो रहा है भाई। जी वो खैर रहमत काकड़ साहब ने बता दिया, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, पता नहीं कौन सो रहा है क्या जाग रहा है। लेकिन बलूचिस्तान में मैंने खुद जाके मैं अपनी आंखों देखा हाल आपको बताऊंगा। आंखों देखा हाल ये है कि बलूचिस्तान में मैंने 12 विजिट किए, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मैं गया, मैंने फील्ड में जाके काम किया। मुझे अपनी मदद आग के तहत लोग नजर आए, इंसानी हाथों की जंजीर बनाए हुए पानी को क्रॉस करते हुए मैंने बच्चियों को, बूढ़ों को करते हुए देखा। मुझे रेस्क्यू होता हुआ नहीं दिखाई दिया उस तरह जिस तरह होना चाहिए। PDM में नो डाउट मुझे उसके 2 इश्यूज भी हैं। एक तो उसकी कैपेसिटी के इश्यूज हैं, इतने वेल इक्विप्ड नहीं है, ना उनकी इतनी दूर दराज इलाकों तक उनकी रीच है, ये मसला भी एक है। लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान, आपकी बेशक कैपेसिटी इश्यूज हो, हम ये कहते भी रहे कि आप बेशक आपके मसाइल हों, आपके पास फाइनेंस नहीं कर पा रहे, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बिल्कुल माशी मसाइल हैं आपके, लेकिन आप लोगों के बीच में तो जाकर बैठे, कम से कम लोगों की हौसला अफजाई तो करें कि जी हमारा मुंतखब। डॉक्टर साहब एक चीज को हाईलाइट करना चाहिए डॉक्टर साहब। जी मैं मुख्तसर एक चीज को हाईलाइट करें कि ये डिसीज जो है जी, ये लोगों को ये यहाँ पे जो इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे अपने तरफ से ये इनको सबको राशन दे रहे हैं, ये PDMA है, ये पाकिस्तान की टैक्स से आ रहे हैं, आवाम की टैक्स से आ रहे हैं, और यहाँ भी DC पता नहीं क्या बने बैठे हैं। ठीक है, आम लोगों की तरफ तो कोई बात ही नहीं करती है जब तक MPA या कोई। मैं ये आपका नुक्ता आपका जो नुक्ता है वो यहाँ पहुंच गया, आपने जो बात की है। जी रहमत काकड़ साहब, मेरा सवाल गुजारिश ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं, PDMAs या NDMAs की क्लेम्स और हैं। अमेरिका से उनकी एक एक्ट्रेस एंजेलिना आके आपकी मदद करती है, एक उस पे जाती है, जो कंट्रीब्यूशन की हो सकती है वो करते हैं। आपकी अपनी ये जो हाई जेंट्री है उनमें से कोई एक भी कहे कि मैं आया या हमारी तरफ से ये वो हुआ ना, हमारी जो फिल्मी सितारे हैं उनमें से किसी ने जहमत की, ना TV ड्रामों के जो हाई वही अवार्ड शो में मसरूफ है, उसमें हाई पेड जो पर्सन्स हैं। वैसे नुक्ता आपका बड़ा अहम है सेनेटर रहमत काकड़ साहब कि इस मरतबा हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट की बात करें, इस मरतबा हमारे जो आर्टिस्ट हजरात थे, जो मुझे याद है बड़ी झोलियां पकड़ पकड़ के जाते थे और मुतासरीन की मदद के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करते थे, इस दफा नहीं नजर आ रहे। मैं सरदार बुलंद खान जोगिज़े साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए अर्ज करता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर तो अपने आप को किंग विदाउट क्राउन समझते हैं। अंग्रेजी दौर से एक माइंडसेट है और एक वो ट्राइबल जरगा हुआ करता था जिसका ये चेयरमैन हुआ करता था, वो आज के दौर में भी इसी उस पे है। इन सब का जिम्मेदार जो है
जो चीफ पब्लिक सर्वेंट होता है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस, उसके गरेबान तक ये सब हाथ जाएंगे। लोगों की दुआएं या बदुआएं, गुड विशेस या उनकी कंप्लेंट्स, ये सब चीफ सेक्रेटरी, सूबे चीफ सेक्रेटरी चलाया करते हैं। पहले किसी चीफ सेक्रेटरी का कुछ किया आप लोगों ने? इस चीफ सेक्रेटरी को कोई जानता ही नहीं। ये पिछले चीफ सेक्रेटरियों को कौन जानता था बलूचिस्तान? देखें, जब आपको अपने पूरे इतने बड़े सूबे से एक बंदा ही चीफ सेक्रेटरी के काबिल नहीं मिलता। अहमद बख्श लेडी आपका एक चीफ सेक्रेटरी हुआ करता था, दरवेश, बताएं आप, वो भी हमारे भाई। हमारा एक चीफ सेक्रेटरी पंजाब का, हमारा एक सेक्रेटरी होम जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी तो रहा है, ये भी तो हमने कहना चाहिए ना। गुजारिश ये है कि अकबर हुसैन दुरानी साहब, देखें, अकबर दुरानी साहब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, अच्छे इंसान, इंतहाई कॉम्पिटेंट आदमी है, नो डाउट। लेकिन इस वक्त जो हम पे इम्पोज किए गए हैं, क्या वो इस होल से बाहर आना पसंद फरमाएंगे? क्या वो इस शाही प्रोटोकॉल से बाहर आना पसंद फरमाएंगे? वो तो दूर से उंगली के इशारे से वो करते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ओ भाई, खुदा के लिए मैदान में आओ, अपने सर्विसेज जो है वो उसको मोबिलाइज करो। सीएम को कोई गिला नहीं है, सीएम कौन सा, मिनिस्टर्स को कोई गिला? सीएम साहब के बारे में तो मैंने पहले अर्ज किया कि उसकी अपनी की पार्टी के वज़रा या वो कह रहे हैं कि जी वो दिन को आराम फरमाते हैं, रात को बेशक प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर सुबह का विजिट करना हो तो फिर हमारे सीएम साहब उस वक्त जागा करेंगे, आप आ जाए कि करें। सिर्फ अगर कहीं फोटो सेशन होगा या कोई और ऐसे वैसे रहमत अकबर साहब अपने पार्टी के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया सूबाई हुकूमत में शमूलियत का। सारे के सारे हुकूमत में बैठ जाएंगे तो फिर वो एक सरदार यार मोहम्मद रिंद जितना तो छोड़ देना। वो पिछली दफा नवाब असलम रिसानी के दौर में एक ही अपोजिशन में बैठा, बाकी सब के सब वज़रा मौजा ही मौजा। देखिए, बलूचिस्तान है, गंगा मैया गोते लगाओ और मजे करो। मैं रोज अव्वल से ये कहता हूँ कि आज आप ये जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, इनसे ये 50-50 करोड़ और 1-1 अरब रुपए रोकना बंद करें, ये जो इनको फंड मिलता है। कोई बंदा असेंबली में आने की ख्वाहिश ही नहीं करेगा। जो काम लोकल बॉडीज का है वो इन्होंने कंधों पे उठाया है, इसीलिए तो मोटरसाइकिलों से बुलेट प्रूफ क्रूजिंगों में ये आए हुए हैं। हाँ। इसीलिए तो 1-1 अरब रुपए के बंगलों में बैठे हैं, इसीलिए तो पता नहीं कहाँ इनकी खर्चियाँ हैं। गुजारिश ये इन पे पैसा बंद किया जाए, जो लूटा है उसका हिसाब लिया जाए, फिर आप देखें कि ये सुबह आपका तरक्की करता है या नहीं। और दूसरा, चीफ सेक्रेटरी साहब जरा सुन लें, जिस तरह अभी ये फरमा रहे थे भाई कि एनजीओज जो हैं हमने उनको मोबिलाइज नहीं किया, हमने उनको इनवाइट नहीं किया। इंटरनेशनल लेवल पे ये लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में एनजीओज हैं। बेशक मुल्क की सिक्योरिटी सबसे पहले मुकद्दम है, सब्जेक्ट सिक्योरिटी क्लियरेंस उनको आने दिया जाए, उनको काम करने दिया जाए। जब टारगेट अचीव हो जाए फिर उनको खुदा हाफिज कह देते हैं। लेकिन ना हमारे अपने रिसोर्सेज इतने हैं, ना हम उनको आने दे रहे हैं और ना ख्वाब खरगोश से हम जाग रहे हैं। तो ये इस तरह वो नहीं होगा। हमारा सुबह वैसे ही लावारिस है। आम नॉर्मल हालात में भी हम मरकज की तरफ से हर दौर में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसकी हुकूमत रही है, हमको बाई डिजाइन नजरअंदाज किया जाता रहा है हर चीज में। और इस वक्त आपने कुछ इजला के नाम लिए, ये सब हमारे इजला हैं, लेकिन किला अब्दुल्ला आपकी और पशीन मैंने लिया है, सबसे पहला नाम लिया डिस्ट्रिक्ट पशीन का भी मैं जिक्र। पशीन किला अब्दुल्ला जी सरदार साहब एक अहम इंकशाफात है जी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। जाफराबाद इस टाइम रास्ता नहीं है, पानी में डूबा हुआ है। हाँ, मगर उसका बीएलआर का एक टीम ने 2 दिन पहले टेंडर किए हैं। ठीक है। और वहाँ पे रोड के टेंडर कर रहे हैं, वहाँ पे पानी है और वहाँ पे टेंडर हो रहे हैं। ठीक है, ये हालत है यहाँ। ये आपका बड़ा एक काम नुकता है। नाज़रीन, गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गुफ्तगू और बलूचिस्तान में जो कुदरती आफत है, कुदरती आफत तो बता के नहीं आती, लेकिन आफत के बाद एक और आफत है और वो है हमारी अदम दिलचस्पी, और वो आफत है गैर संजीदगी। ये सबसे बड़ी आफत है। इस आफत को कैसे दूर किया जाए, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सरदार सरबुलंद जोगिज़ई साहब ब्रेक से कबल भी हमसे बात कर रहे थे और गिले शिकवे हुकूमत से तो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन सूरत हाल के हवाले से नाखुश दिखाई दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें। लेकिन जो जमातें इस वक्त इक़्तिदार में शराकत दार हैं वो जमातें मुतमईन हैं। कैसे मुतमईन हैं सरदार साहब, ये बताइएगा कि अब
क्या करना है हमने अगले फेज में, क्योंकि अब तो रिहेबिलिटेशन का मामला सामने आएगा। अभी तो हमने दोबारा से इस बुनियादी ढांचे को खड़ा करना है। लोगों के घर जो है मुनहदम हो चुके हैं, बागात तबाह हो चुके हैं। तो आप वो क्या समझते हैं कि कम्युनिटी को भी तो कुछ काम करना है, किस तरह होगा आगे? डॉक्टर साहब, अभी मैंने आपको उस वक्त भी ये बताया कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फंड की कमी है। तो ये जो इस साल की पीएचडीपी है उसको सीज करनी चाहिए। वो इस जो हमारे जो इलाके हैं जो तबाह हुए हैं, जो राशन के लिए परेशान है, पीने पानी के लिए परेशान है, आज से एक हफ्ता पहले वहां पर उन्होंने बकायदा जफराबाद में पानी अभी तक मौजूद है, उन्होंने रोड के टेंडर किए हैं, रोड के टेंडर्स हो रहे हैं और वहां पे लोग रोटी के लिए परेशान हैं। तो इस तरह जो करप्शन की बाजार गर्म कर रखा है यहाँ की हुकूमत ने, तो ये तो तबाही और दर तबाही है। हम तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम इदारों से ये कहेंगे कि भाई ये पीएचडीपी इस साल की सीज करके वो जो भी अफेक्टेड इलाके हैं, चाहे वो राशन की कमी है, उसी के लिए इस्तेमाल किया जाए ये फंड। अच्छा ये बताइएगा, अब तो सर्द मौसम भी आ रहा है, आपका हल्का भी ऐसा ही है, काफी शदीद सर्दी पड़ती है और फिर हमने ये देखा है कि उन इलाकों में ज्यादा सैलाब से नुकसान हुआ है जहां सर्द मौसम और -15 तक भी चला जाता है दर्जा हरारत। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक इलाके की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल हमारी पार्टी का मैं रिलीफ नहीं, मैं इस हवाले से आपसे बात कर रहा हूं कि जो इलाके जहां सबसे ज्यादा सख्त सर्दी पड़ती है वो इलाके जो हैं उनको किस तरह के खतरात लाहक हो सकते हैं? डॉक्टर साहब, खाली इस टाइम सर्दी तो बहुत दूर की बात है, वो तो 1 महीने के बाद ही आएगी या 2 महीने के बाद आएगी। इस टाइम ये पोजीशन है, लोगों को कराने के कुछ नहीं मिल रहा है, पानी नहीं है, टेंट नहीं है, जो लोगों की सारी मकानात जो है वो तो या तो खत्म हो चुकी है या डैमेज है या उसमें बिल्कुल रहायश के काबिल ही नहीं है। तो उसके लिए टेंट चाहिए, टेंट यहाँ पे आए नहीं। आप फंड की बात करते हो, बोलते यार हमारे पास 10 अरब में से अभी तक 1.5-2 अरब रुपए खर्च किए हैं, वो भी पता नहीं कहां पे जा रहे हैं। तो आप अगर 10 अरब मरकज ने दिए हैं, 10 अरब बलूचिस्तान अपना फंड निकाल दे और उसको एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करे और ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल एनजीओ को उन्होंने काम करने के लिए छोड़ा है उनके साथ मीटिंग्स करे और जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर तमाम इलाकों में पहुंच जाना चाहिए। लोकल ऑर्गेनाइजेशन आपको किस तरह नजर आ रही हैं? कुछ मौसर किरदार अदा किया है, कुछ फालियत नजर आई है आपको? देखो डॉक्टर साहब, लोकल ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरनेशनल की तवसुत से चलते हैं। जब तक आप इंटरनेशनल आए नहीं, उनके साथ मीटिंग्स ना हो जाए और वो जो है हुकूमत उनको ये ना कहें कि आप लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन करके, वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है कि वो हर यूनियन तक पहुंचे और वो फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स, पानी का और सिलसिले ये पहुंचा दे। मगर बदबख्ती से यहाँ पे हुकूमत ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मदऊ कर रहा है, ना उनको काम उनसे ले रहे हैं थ्रू लोकल ऑर्गेनाइजेशन, ना ही खुद काम कर रहे हैं। डीसीज है वो सिर्फ मुतबरी के हद तक बैठे हुए हैं। तो डिप्टी इंतजामिया सुनने में तो यह भी आ रहा है कि पीडीएमए जो है वो इंतजामिया के जरिए ये तकसीम करवा रही है, सारा काम अमल में आ रहा है। तो आपको लगता है कि इंतजामी नकाइस भी हैं इसमें? देखो मैं एक बात बताऊं, इंतजामिया इस टाइम तमाम एमपीएस के अंडर है, वो कोई भी काम एमपीएस की इजाजत के बगैर नहीं कर रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आला को इस चीज को देखना चाहिए कि भाई ये कुदरती आफत सब पे आए हैं, हर पार्टी पे आए हैं। जिस पार्टी का एमपीए नहीं भी है उस इलाके के लोगों को भी कवरेज होनी चाहिए, जो पार्टी में नहीं है उनका भी मसला हल होना चाहिए, ना कि सिर्फ एमपीए के हामी लोगों का मसले हल हो रहे हैं। तो ये बहुत तबाही है और इस हालात में वज़ीर-ए-आला बिल्कुल फेल हो चुका है। तो आप भी अपोजिशन में हैं, लेकिन बदकिस्मती से आपके मेंबर असेंबली में नहीं है, मुंतखब नहीं हुए हैं। बाकी तो सब हर तरफ जो है हमें सिर्फ हुकूमत ही नजर आ रही है, अपोजिशन तो बलूचिस्तान में है नहीं। एहतजाज कौन करेगा भाई? आवाज कौन उठाएगा? यहाँ पे तो ऐसा पोजीशन है कि जो अपोजिशन में है वो भी सरकार के साथ है, जो अपोजिशन है वो भी ना होने के बराबर अपोजिशन है। वो हालात बिल्कुल यहाँ पे ना कोई हालात बराबर ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस हुकूमत के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और ये हुकूमत को पूरी तौर पर मातल करना चाहिए ताकि सैलाब के लिए काम हो जाए। वो तो एक आईनी तरीके से ये हुकूमत घर जा सकती है।
मैं कहता हूं कि ये 3 महीने के लिए इसको मतल भी कर सकते हैं वफाक, इसको मतल करके ताकि ये गवर्नर राज लगा दें, फिर बाद में देखेंगे। आपका मतलब है गवर्नर राज लगा दें? मतलब वो सदारती उस पे आप उस पे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इस तरह तो इतना सख्त बीमारियां आ रही है, लोग नमूनिया का शिकार हो गए, मलेरिया का शिकार हो गए, हमारा बलूचिस्तान तबाही के दाने पर जा रहा है, लोग तबाह हो रहे हैं और ये हुकूमत जो है मजे लूट रहे हैं। डीसी जो है अपनी मुतबरी में है और एमपीएस के साथ मिलके जो अपने उनके खास कुछ लाखों की तादाद में इक्का दुक्का एक हजारों की 1-2-3 हजार लोगों को वफाकी हुकूमत की मदद के बगैर सरबुलंद जोगिज़ई साहब ये कैसे मुमकिन होगा? वफाकी हुकूमत आज भी बैनुल अक़वामी सतह पर फंड रेजिंग की बात कर रही है, डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो सूबाई हुकूमत की इतनी कैपेसिटी तो है नहीं, इतना कंधा नहीं है कि वो पूरे बलूचिस्तान की इतनी बिखरी हुई आबादियों तक इस पूरे रिलीफ के अमल को मुकम्मल कर सके। डॉक्टर साहब अभी आप सिंध का वज़ीर आला देखें, वो तमाम दिन वो वहां पे बाग दौड़ में लगा रहता है और उन्होंने ये इख्तियार डीसीओ से लेकर के वहां पे हर किसी को ये इख्तियार है कि वो एमपीएस के बगैर भी वहां पे जाकर के अपने काम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे भी इस तरह या तो इख्तियार एमपीएस से लेकर के इंतजामिया को ये कहें कि जो भी अफेक्टेड एरिया के लोग आ जाए उनको सपोर्ट किया जाए। तो हमारे वजीर आला भी तो होते हैं ना, जाते नहीं हमारे वजीर आला? हमारे वजीर आला किधर होते हैं? हमारे वजीर आला तो किसी से मिलते तक नहीं है ना, अपना जनरल सेक्रेटरी उनसे गिले कर रहे हैं कि लोग तबाह हो रहे हैं। मंजूर काकड़ अक्सर टीवी पे आते हैं कि वो हम मुझसे नहीं मिलता है, जो उसके मरकजी जनरल सेक्रेटरी है, तो आम आवाम से तो उसका तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो अगर वो अपने वर्कर से भी नहीं मिल रहे हैं, लोगों से भी नहीं मिल रहे हैं, तो फिर ये जौक दर जौक जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो है वो क्यों कुदूस बिजंजो साहब की इतनी सपोर्ट कर रही हैं, आउट ऑफ द वे सपोर्ट कर रही हैं? बाप का वजीर आला को हटाया, इनको लाकर बिठा दिया, अब इनके साथ हुकूमत में शराकतदार होने जा रही हैं। तो अगर इस हुकूमत में अगर 2-3 महीने तक यही हालात रहा तो इसके जितने भी कोलिशन पार्टनर होंगे आने वाले इलेक्शन में वो बिल्कुल सिफर होंगे, चाहे वो बीएनपी हो चाहे कोई और जमात हो जो इसकी गैर जो आईनी इक़दामात है, जो वज़ीर आला की जो इस तरह लापरवाही है, इसमें ये लोग साथ रहे तो आने वाला दौर इनके लिए तारीखी होगी। कौन सा तारीखी होगा? कहां से तारीखी होगा सरदार साहब? फिर दोबारा से वही अरकान आ जाते हैं, फिर पार्टियां चेंज करके आ जाएंगे, फिर जो है वो अपने नजरियात चेंज करके आ जाएंगे, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। आज भी वही चेहरे हैं बलूचिस्तान असेंबली में जो माजी में नजर आते थे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि लोग पार्टियां चेंज करके फिर किसी न किसी शक्ल में आ जाएंगे, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि अवाम इस दफा इतने सख्त मायूस हुई है कि अगर ये लोग किसी भी शक्ल में आएंगे तो उनको नहीं आने देंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक सियासी एक वर्कर की हैसियत से बताऊंगा कि इस सैलाब में जिसने इस हुकूमत का साथ दिया उनका अंजाम खतरनाक होगा। तो पीडीएम जो है, अगर हम उसकी बात करें, इस वक्त आप लोगों की विफाक में हुकूमत है, 13 सियासी जमातें हैं, उन्हीं सियासी जमातों के जो सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं या जो सूबाई उनकी काबीना है या जो सूबाई जमात है उनकी, वो किस तरफ जा रही है? यानी मरकज किसी और तरफ जा रहा है, सूबा किसी और तरफ जा रहा है। यहाँ पर वो इक़्तिदार में भी उनके साथ शरीक हैं, एहतजाज भी करते हैं, यानी एहतजाज भी हो रहा है, अपोजिशन भी हो रही है, आपकी सियासी जमात जो है वो भी इसमें साथ में बराबर की शरीक है। मैं एक बात बताऊं, स्टेडियम का ऊपर लेवल पे उनका काम हो रहा है। मरकज आपको पता है वजीर आजम शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में 4 जिलों में भी पहुंच गए थे और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसके साथ हर जगह पे है और उन्होंने हर महाज के साथ बात दौड़ कर रहा है, इंटरनेशनल से फंड भी ला रहा है, मरकज ने इधर अरबों रुपए दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आपका सूबाई हुकूमत नाकाम है, वो काम ही नहीं कर सक रहा है, वो चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो इसमें वो बाकी हुकूमत क्या करे। मैं एक बात बताऊं, आज जो जमीयत उलमा इस्लाम उनको ऑफर की थी, क्योंकि इनको पता चल गया है कि अब अवाम और उनके नुमाइंदे इस वज़ीर आला से मायूस हो चुके हैं, तो उन्होंने ऑफर किया जमीयत को। जमीयत ने अपने कुछ स्टैंड लिया है बहुत अच्छे अंदाज में। उन्होंने ये कहा कि यहाँ से आप ऐसे लोगों को फारिग करें जो काम के नहीं, सिर्फ करप्शन के लोग यहाँ पे। ठीक है सरदार साहब,
बहुत शुक्रिया सरदार सरबुलंद जोगिज़ई साहब, हमारे साथ मौजूद थे। आप सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के, और आप के अपने गिले शिकवे डेफिनेटली हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए, लेकिन हुकूमत है कहाँ जी? हुकूमत से रब्ता करने की कोशिश करो तो उनकी मसरूफियात ही इतनी है, पता नहीं रात को भी मीटिंग है, दिन को भी मीटिंग है, हर वक्त मीटिंग ही मीटिंग है, मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपनी मसरूफियात को छोड़ के ज़लज़ला मुतासरीन के हवाले से जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, बेशक आपके अपोजिट हैं या आपकी जमातें जो आपके डेफिनेटली सियासी हरीफ हैं, वो तो आप पर इल्ज़ामात भी लगाएंगे, वो तो आप पर हमलावर भी होंगे सियासी तौर पर, आपको नाकाम भी कहेंगे, आपके इक़दामात की नफ़ी भी करेंगे, लेकिन आपका काम है ना आके काउंटर करना। वज़ीर आला साहब अपने नुमाइंदों को भेजें, आप अपनी जमात के तर्जुमानों को भेजें। वो आपकी एक तर्जुमान है, उनको तो इतना गुस्सा आता है, उनसे तो सवाल करो तो बोलते हैं मीडिया वाले हमसे ऐसे सवाल क्यों करते, सब अच्छा बोलो और यही बोलो कि जी वज़ीर आला साहब का जो है क्या नज़रिया है, वज़ीर आला साहब का क्या विज़न है। तो अगर हमने यही करना है तो फिर आवाम को कौन जवाब दे होगा? यानी आवाम फिर किसके पास जाए? हुकूमत भी ना हो, अपोजिशन भी हुकूमत हो और सब कुछ ठीक हो, जर्नलिस्ट और सहाफ़ी जो है वो भी खामोश हो जाएं, कहें सब कुछ अच्छा है, तो फिर आवाम जाए तो जाए कहाँ? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।